हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 003 के यूनिट 5 विच इज इनइक्वालिटी कास्ट एंड क्लास। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, साथ ही इनकी फ्री पीडीएफ भी मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में से आपके एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली विदाउट रिगार्ड टू बोथ जेंडर और रिलीजियस बिलीफ। देखो, हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, जो कि आपके साथ की जाती है या तो कास्ट के बेस पे या फिर आपकी क्लास के बेस पे। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भारत का संविधान है, उसमें साफ सीधे अक्षरों में ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, वो सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, ना कि किसी के बर्थ, जेंडर या रिलीजियस बिलीफ के बेस पे। ठीक है, स्टेट के लिए सब एक समान है, किसी के भी साथ अनजस्टिस या अनइक्वल प्रैक्टिस स्टेट नहीं करेगा। The aspect of जाति, वर्ण एंड क्लास still exist in our family, localities and political institution। देखो, यहाँ पे ये दो पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि जो स्टेट है वो हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हमारी फैमिलीज, लोकेलिटीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अभी भी जाति, वर्ण और क्लास जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और देखो, जाति, वर्ण और क्लास ये सीधा सीधा इनइक्वल या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है सोसाइटी के अंदर, क्लास के अंदर, कास्ट के अंदर। कैसे दिखाता है वो हम आगे देखेंगे। देखते हैं नोशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? रोजियो हैड मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। रोजियो बताते हैं कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी दोनों अलग अलग होती हैं। अलग अलग कैसे होती है? इन्होंने डिफाइन किया है कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है वो एमर्ज होती है अनइक्वल डिवीजन से। कैसे? पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। नेचुरल इनइक्वालिटी एमर्ज फ्रॉम द अनइक्वल डिवीजन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज अमंग द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। देखो, रोजियो कहते हैं कि जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है वो अनइक्वल डिवीजन होता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के ऊपर। एग्जाम्पल, आप घर में 4 भाई बहन हैं, तो आप चारों को आईक्यू लेवल सेम हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चारों का अलग अलग होगा। कोई मैथ्स में तेज होगा, कोई एसएसटी में तेज होगा, कोई स्पोर्ट्स में तेज होगा, तो कोई खाना बनाने में तेज होगा। तो ये जो फिजिकल और मेंटल, कोई जल्दी बात समझता आता होगा, कोई धीरे से समझता होगा, या फिर तो कोई समझता ही नहीं होगा। तो ये जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज है ना हम लोगों की, ये अनइक्वल डिवीजन है, यानी कि ये नेचुरल है। लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटी है वो हम लोग अराइज करते हैं। कैसे करते हैं? सोशल इनइक्वालिटी अराइज फ्रॉम द सोशल एंटाइटलमेंट ऑफ पीपल टू वेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्स, पॉलिटिकल पावर एंड स्टेटस। देखो, नेचुरल में हमने क्या देखा कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटी एक नेचर से मिली है ना? तो इसीलिए हम इसको नेचुरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी किस बेस पे होती है? वेल्थ के बेस पे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेस पे, पॉलिटिकल पावर, स्टेटस के बेस पे। कैसे? आपके एरिया में जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा बड़ा घर है, ज्यादा गाड़ियां हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, पॉलिटिकल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, उनको ज्यादा समाज में मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। और किसको नहीं मिलता है? जिनके पास ये चीजें नहीं है। तो ये क्या है? सोशल इनइक्वालिटी तो है भाई। एक है जिसके पास कुछ नहीं है, उससे लोग नहीं बात कर रहे हैं। एक है जिसके पास इतना सब है, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये हमने अराइज करी है, ये नेचुरल नहीं है। अब देखते हैं द नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। कास्ट इनइक्वालिटी का नेचर बताना है, और ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था, आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो अच्छे से देखिएगा। To know the caste inequality, first we should know about what is caste and how it practiced in society। हमें कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि कास्ट क्या होती है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है जो अगर आपके पास सोशियोलॉजी रही होगी तो आपने पहले पढ़ा होगा, या फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के ही स्टूडेंट है क्योंकि, तो आपने ये डेफिनेटली चार्ट पहले देखा ही होगा। अब हम इसको देखते हैं। तो ये हायरार्की है। कैसे? इसको बोला जाता है वर्ण सिस्टम।
यानी कि हमारी सोसाइटी में अगर हम स्पेसिफिक बात करें हिंदू रिलीजन के बारे में, तो यहाँ पे जो जाति हैं उनको बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे जो हाईएस्ट रैंक है वो किसकी है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होते हैं? प्रीस्ट होते हैं, है ना। सेकेंड नंबर पे है क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन होते हैं? वॉरियर और किंग। ऐसे थर्ड नंबर पे आते हैं वैश्य, जो कि मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स होते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्रास, जो कि कॉमनर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं। और उसके बाद एक आउटकास्ट यानी कि अनटचेबल, जिनको बोला जाता है स्ट्रीट स्वीपर्स या फिर जो लेट्रिन क्लीनर्स होते हैं, जो कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा। द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग कास्ट हायरार्की। देखो बेसिकली क्या होता है, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो हाईएस्ट रैंक पे होते हैं और जो शूद्रास होते हैं वो सबसे लोएस्ट रैंक पे होते हैं। तो ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट रैंक पे होगा वो प्योर है और जो लोएस्ट रैंक पे वो पोल्यूट है। तो यही क्या है? यही तो इनइक्वालिटी है कि आपने अपने आप से प्योरिटी और पोल्यूशन की डेफिनेशन दे दी। सो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो ब्राह्मण है वो हाईएस्ट रैंक पे है तो वो बहुत प्योर है, और जो शूद्रास हैं जो लोएस्ट रैंक होल्ड करते हैं, जिनको हम दलित या अनटचेबल्स भी बोल देते हैं, वो क्या है? वो पोल्यूटेड है। अब इसी चीज को थोड़ा आगे, अब देखो हमने इसको क्या समझा कि हम कास्ट के हिसाब से प्योर और पोल्यूटेड जो भी है वो बांटेंगे, लेकिन आगे एक स्कॉलर है, फ्रेंच स्कॉलर है, जिन्होंने एक बुक लिखी है होमो हायरार्कस, जिनका नाम है लुई दुमोंत। उनके हिसाब से जो प्योरिटी और पोल्यूशन का क्या कंसेप्ट है ये देखते हैं। ये हमारे कंसेप्ट से थोड़ा अलग है। So Dumont argued that the concept of purity and pollution is not just about physical cleanliness, instead it is a symbolic representation of social status and power. The Brahmins, by virtue of their rituals purity, are placed at the top of caste hierarchy. इसको हम थोड़ा ऐसे समझेंगे। देखो डुमोंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो हाईएस्ट रैंक पे हैं, फर्स्ट रैंक पे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। जो ब्राह्मण है वो क्या होते हैं? प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं। उनके पास वेदों का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है ना। तो उनके पास जो पावर है वो उनके ज्ञान की पावर है। सेकेंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियास कौन होते हैं? वॉरियर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, जिनके पास किस चीज की पावर होती है? शस्त्रों की पावर होती है, लीडरशिप की पावर। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास वैश्यास, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो थर्ड नंबर पे कौन है? वैश्यास। वैश्यास कौन होते हैं? जो आपके कॉमर्स में होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। तो उनके पास किसकी पावर है? मनी की पावर। लेकिन जो शूद्रास होते हैं वो स्वीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं। तो उनके पास ना ही तो ब्राह्मण की तरह ज्ञान की पावर है, ना ही उनके पास क्षत्रिय की तरह शस्त्र की पावर है, और ना ही उनके पास वैश्यास की तरह मनी की पावर है। तो इसीलिए इनके हिसाब से ये जो प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट है ना, ये फिजिकल क्लीनलीनेस के हिसाब से नहीं है, ये पावर के हिसाब से है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास अपनी खुद की पावर है, इसलिए उनको प्योर बोला गया है। लेकिन क्योंकि ये जो शूद्रास होते हैं इनके पास किसी भी चीज की पावर नहीं है, ना शस्त्र है, ना ज्ञान है, ना पैसा है, इसीलिए इनको पोल्यूटेड माना गया है। ये किसका कहना है? ये लुई दुमोंत का कहना है। ये कहते हैं द ब्राह्मण बाय वर्च्यू ऑफ द रिचुअल्स प्योरिटी, क्योंकि देखो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो वेद ग्रंथों और पुराणों का ज्ञान लेते हैं, है ना, उनका पठन करते हैं। तो इसलिए उनके पास रिचुअल्स प्योरिटी होती है और इसीलिए उनको सबसे ऊपर कास्ट हायरार्की में बिठाया गया है। Lower caste often face discrimination in the job market, with the higher caste being preferred for employment opportunities. इसीलिए जो एक कारण ये भी बनता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जॉब मार्केट्स के अंदर। जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है और ऑप्शन नहीं होता, तब लोअर कास्ट की तरफ नजर घुमाई जाती है। Dalits are often regulated to low paying and menial jobs and are excluded from many professional field. जो दलित्स होते हैं उनको या तो लो पेइंग जॉब मिलती है या फिर मीनियल जॉब्स में रखा जाता है। जो बहुत बड़ी बढ़िया प्रोफेशनल फील्ड होते हैं ना, उनसे इनको दूर ही रखा जाता है। बिटवीन 1860 एंड 1920 द ब्रिटिश इनकॉर्पोरेटेड द इंडियन कास्ट सिस्टम इनटू देयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, granting and administrative jobs and senior appointments only to Christians and people belonging to certain caste, but after 1920 this policy has been changed. देखो 1860 से लेकर 1920 के बीच में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम से कुछ ऐसे इनकॉर्पोरेट किया कि जो हायर जॉब्स होती थी, सीनियर अपॉइंटमेंट्स होती थी, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव
क्या होती थी, आपकी पोस्ट होती थी। वो सिर्फ ये लोग किसको देते थे, या तो क्रिश्चियंस को देते थे या फिर जो हायर कास्ट के लोग होते थे उनको देते थे। जो बाकी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको ये जॉब्स नहीं दिया करते थे। लेकिन 1920 के बाद इस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। In colonial India, inequality increased between the propertied and the propertyless because of capitalist exploitation and colonial institutionalism interventions. colonial India में भी हमें देखने को मिला कि जो inequality है वो कैसे हुई थी। एक तो propertied वाले लोग थे भाई, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था और जो अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे अपने फायदे के लिए, वो हमें देखने को मिलते थे। और एक साइड कौन थे, जो प्रॉपर्टी लेस थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये क्या था, ये भी तो एक तरीके की कास्ट इनइक्वालिटी थी। और इसी को लेके जो निकोलस डक है, उन्होंने एक किताब लिखी है कास्ट ऑफ माइंड, जिसमें वो बताते हैं कि जो कास्ट है वो कॉलोनियल मॉडर्निटी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं द नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी। सो अभी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। इन शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिकली अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें 4 कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको प्योर माना जाता है और हाई रैंक में माना जाता है। और जो शूद्रास और अनटचेबल्स और दलित्स होते हैं इनको इम्प्योर माना जाता है या पोल्यूटेड माना जाता है। लेकिन जो डुमॉन है वो बताते हैं कि ये कोई फिजिकल क्लीनलीनेस की बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास एक एक पावर है, इसलिए उनको प्योर माना गया है और इसलिए उनको हाई रैंक पे रखा गया है। लेकिन जो पोल्यूटेड है यानी कि जो शूद्रास है उनके पास कोई पावर नहीं है, इसलिए उनको लोएस्ट रैंक पे रखा गया है। ऐसा लुई द मॉन्ट का कहना है। अब हम देखेंगे क्लास इनइक्वालिटी। अभी तक हमने देखा कास्ट इनइक्वालिटी, अब हम देखेंगे क्लास इनइक्वालिटी। सो फर्स्ट हम देखेंगे जो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी करी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से द रिचेस्ट 1% इन इंडिया नाउ ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो अमीर लोग हैं उनका जो 1% है ना, सिर्फ ओनली 1%, वो पूरी कंट्री का 40% टोटल वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। यानी भारत के अंदर 100% लोग हैं, उनमें से जो 1% अमीर लोग हैं ना, वो देश की 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी नहीं होगी तो क्या ही कह सकते हैं। So class society are characterized by the horizontal division of society. In Marxist terms, classes are defined by differential access to means of production. देखो, जो हम मार्क्स की बात करेंगे तो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया, आज एक बार और बता देती हूँ। जब भी आपको मार्क्स ये नाम सुनने को मिले, आप आंख बंद करके एक चीज कह सकते हैं कि जी मार्क्स का कहना था जो सोसाइटी है ये कॉन्फ्लिक्ट एरेना है, यानी कि सोसाइटी में 2 क्लास है, अपर क्लास है और लोअर क्लास है। जो अपर क्लास होती है उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा राइट होता है और लोअर क्लास का कम राइट होता है। यही कारण है जो अपर क्लास के लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लास के लोगों को। अब इसको हम और अच्छे से आगे समझते हैं। देखिए, मार्क्स के हिसाब से जो ओनर्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उसके जो ओनर हैं, क्योंकि भाई वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, तो इसलिए वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, लेबर क्लास को, जिसकी वजह से क्या हो रही है, क्लास इनइक्वालिटी हो रही है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मार्क्स कहते हैं जो अपर क्लास होती है वो एक्सप्लॉइटर होते हैं, जो कि किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोअर क्लास को। और अपर क्लास को कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी और रिच यानी कि अमीर भी कहा जाता है, और लोअर क्लास को आप प्रोलिटरेट और पुअर भी कह सकते हो। आप ये डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हैं, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर कॉलोनियल रूल द इंडियन बिजनेसमैन with the help of Britishers enlarged and diversified their business. The British capitalists and merchants controlled the upper layer of Indian economy, big stock companies, managing houses, banking and insurance and major import and export firms. कॉलोनियल रूल के अंदर जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या करा, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और जिनके छोटे छोटे बिजनेस चल रहे थे अब उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया, डाइवर्सिफाइड कर लिया, एनलार्ज कर लिया और क्या कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे और जो इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, अब वो साथ मिलके बिग स्टॉक कंपनीज, हाउसेस को मैनेज करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें देख रहे थे। और जो इंडियन इकोनॉमी थी इसकी अपर लेयर को यही सब कंट्रोल कर रहे थे, कौन, ब्रिटिशर्स और इंडियन मर्चेंट्स। With all these, the Indian capitalist class grew slowly and steadily and reached wide collective monopoly.
और धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे अभी कैपिटलिस्ट क्लास में आ चुके थे और धीरे धीरे करके इन्होंने एक अधिकार करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से हमें यहाँ पे क्लास इनइक्वालिटी देखने को मिली। किसके बीच में, एक तो कैपिटलिस्ट जो धीरे धीरे और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, चीजों पे कंट्रोल लेते जा रहे थे, और एक बेचारे प्रोलेटरेट यानी कि जो लोअर क्लास के लोग थे। Certain group of Parsi, Marwadi, Khojas, Bhatiyas and Gujarati traders benefited from the collaboration with European companies. ये जो पारसी, मारवाड़ी, खोजा, भाटिया और गुजराती ट्रेडर्स थे, इन सब ने यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलके और अपना अच्छा खासा बेनिफिट कर लिया था। द बल्क ऑफ लेबर्स आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर, पीपल टू वर्क लाइक। अब देखो, एक साइड तो हमने देखा कि जो लोग थे ये अपने छोटे छोटे बिजनेस को लेके ब्रिटिशर्स के पास जा रहे थे और उनकी मदद से उनको बड़ा कर रहे थे और अमीर होते जा रहे थे। वहीं पे एक सेक्शन ऐसा भी था समाज का जो बहुत ही गरीब था, जिसको हम लोअर क्लास बोलते हैं, जो या तो वेंडर्स का काम कर रहे थे या डोमेस्टिक सर्वेंट्स का, पोर्टर्स का, स्ट्रीट हॉकर्स का, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो ये सब कर रहे थे। यही एक कारण है कि हमेशा बोला जाता है कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। The colonial state settled land revenue with dominating group cultivating group. In short, a class of rich farmer emerged from these groups. They took advantage of expanding market network under colonial rule. देखो, अभी हमने देखा था कि जो बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन, उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस को लिया, उठा के गए अंग्रेजों के पास, उनके साथ मिलकर उनको डाइवर्सिफाइड कर दिया, एनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया और बेनिफिट लेते गए और अमीर बनते गए। और वहीं जो छोटे मोटे वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, अब वो सब्जियां बेच रहे थे या ठेली लगा रहे थे, ये सब कर रहे थे। ठीक है, एक हमने वो देखा कैसे क्लास इनइक्वालिटी हुई। अब हम दूसरी साइड देखेंगे कि जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने भी ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके साथ क्या किया, समझौता कर लिया कि ठीक है हम तुम्हारी कुछ बात मानेंगे, तुम हमारे फायदे की बात करो। तो जो क्लास थी रिच फार्मर्स की, इन्होंने ग्रुप बनाया और ये अंग्रेजों के साथ इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें साझा करी और फिर इन्होंने फायदा उठाया किसका, अरेबल लैंड का, लाइवस्टॉक का और बेटर एक्सेस टू क्रेडिट का। जैसे कि जो पंजाब के जाट्स थे, तमिलनाडु के विलालास थे, साउथ गुजरात के कंबी पटीदार्स, कर्नाटक के लिंगायत और आंध्र प्रदेश के कामा और रेड्डी फार्मर्स, ये सभी जातियां हैं, कास्ट हैं उन लोगों की जिन्होंने अंग्रेजों के साथ थोड़ा बहुत अपनी जो चीजें हैं उसको सेटल करके और अपने फायदे की बात करी। दिस क्लास इज इजीली आइडेंटिफाइबल बाय ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और इस क्लास को आराम से पहचाना जा सकता है कि वो इनके पास ज्यादा लैंड है या फिर एग्रीकल्चर रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में जाके आप देखेंगे जिसके पास अच्छी खासी कोठी है, ट्रैक्टर है और गाय भैंस बहुत ज्यादा है और अच्छा खासा उनके पास खेत है, तो आप क्या समझेंगे कि भाई ये रिच क्लास है। और वहीं जिनका छोटा सा घर है, कोई ट्रैक्टर भी नहीं है, बस एक बुग्गी खड़ी हुई है और कोई उनके पास गाय भैंस भी नहीं है, खेत खलियान भी नहीं है, तो वो हम समझ जाएंगे लोअर क्लास के लोग हैं। तो क्लास को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसे हम शहर की बात करें तो आजकल नई चीजें ट्रेंड में है, जैसे कि आईफोन, स्टारबक्स, है ना, और ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियां, ये जिसके पास है वो रिच क्लास है और जो बाकी है वो आपके लोअर क्लास में आते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं कि आप सामने वाली क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इन 1970s अबाउट 20% हाउसहोल्ड ऑफ वेस्ट फार्मर्स ओन अबाउट 63% ऑफ रूरल एसेट्स सच एज लैंड, लाइवस्टॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा। 1970 की बात करें तो 20% रिच फार्मर्स जो थे वो पूरे देश की 63% लैंड, लाइवस्टॉक और बिल्डिंग को कंट्रोल कर रहे थे। The other side we have seen been semi-proletariat having little or no control over productive resource. अब यहाँ पे भी हमें देखने को मिले, जैसे फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, इंडियन बिजनेसमैन अमीर हुए और जो छोटे वर्कर्स थे वो वेंडर्स और स्ट्रीट हॉकर्स का काम कर रहे थे। इस वाले केस में फार्मर्स अमीर हो गए और जो बाकी जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उनके पास किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं रहा और वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्लास और कास्ट इनइक्वालिटी का नेचर जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे और वीडियोस के लिए कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।